नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। ओबीसी सम्मेलन कांग्रेस का दिल्ली में चल रहा था। राहुल गांधी से लेके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सभी बड़े कांग्रेस के नेता उसमें मौजूद थे। राहुल गांधी ने ये ज़रूर कहा कि ओबीसी के साथ अन्याय हुआ, इसमें मैं स्वयं अपनी गलती मानता हूं। गलती स्वीकार करना राजनीति में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है और जो नेता जीवन में अपनी गलती मानता है, उसका प्रामाणिकता रेखांकित होती है। क्योंकि हमारे यहाँ तो नेतृत्व ये मानता ही है कि वो गलती नहीं करता और यदि कुछ गलत होता है तो दूसरे की वजह से होता है और अपने आप को ऐसा प्रामाणिकता का पुतला बताता है और खुद को फिर भगवान समझने लगता है। उसके विपरीत विपक्ष की तरफ से यदि ये बात होती है, तो इससे राहुल गांधी की मैच्योरिटी और एक बार साबित हुई है। भले ही लोग राहुल गांधी को पप्पू कहे या इमैच्योर कहे, लेकिन गलती मानना और अपने लोगों के बीच में स्वीकार करना कि हाँ, इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ, गलती हो गई, उसको सुधार की जगह होती है। लेकिन उसी सम्मेलन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने उद्बोधन में कुछ बातें कही और जब मैं एक्सेल से देखता हूँ, उसमें वो कह रहे थे कि यदि 30 सीटें पिछले चुनाव में कांग्रेस को और मिल गई होती, तो देश में कांग्रेस की सरकार होती। क्या फ़ॉर्मूला हो सकता था इनका 30 सीटों का? तो मैंने उसको एक्स-रे से देखा। तो क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने? अपने संबोधन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को उच्च जाति का बताते हुए उनकी तारीफ की। खड़गे ने कहा, राहुल गांधी जो उच्च जाति के हैं, वह दलित और पिछड़े वर्गों के लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी सबके लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज ओबीसी महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सामाजिक न्याय के मुद्दों से भाग रही है और पिछड़ों को उनका अधिकार नहीं दे रही है। खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोलते हैं की आदत है। वो झूठ बोलने वाले नेता हैं। उनका नारा सबका साथ सबका विकास नहीं, बल्कि सबका विनाश बन गया है। खड़गे ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा, वह सवर्ण जाति से है, फिर भी पिछड़े दलित आदिवासी समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं। आप उनके साथ क्यों नहीं खड़े होंगे? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हर वर्ग के लिए लड़ रहे हैं और यही कांग्रेस की विचारधारा है। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी शैक्षिक रूप से पिछड़े और वंचित समुदाय को आरक्षण देने से बचते हैं। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी पहले सवर्ण जाति से ही थे, लेकिन मुख्यमंत्री के बाद बनने के बाद उन्होंने खुद को पिछड़े वर्ग में शामिल करवा दिया। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी खुद को पिछड़ा कहते हैं, लेकिन वो उनके फैसले से पिछड़े हो गए हैं, ना कि जन्म से। खड़गे ने लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों पर भी बात की। उन्होंने दावा किया कि अगर कांग्रेस के पास और 30 सीटें मिल जाती, तो आज देश में उनकी सरकार होती। खड़गे ने कहा, कांग्रेस ने 2024 में लोकसभा का चुनाव सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लड़ा था। उन्होंने जोर देकर कहा, अगर कांग्रेस को 30 सीटें मिल जाती, तो हम सरकार बना लेते। खड़गे जी की बात सही भी है, लेकिन फिर मैं इसको एक्स-रे से देखूं तो फिर वही बात होती है, या चाची को मूछें होती तो चाचा कहलाती। सवाल 44 से 100 पे आई कांग्रेस, 30 सीटें और क्यों नहीं ला पाई? एडीआर की रिपोर्ट यदि मैं देखूं 2024 के चुनाव की, तो एडीआर के अनुसार 60 सीटों का घाला ऐसा है, जहां मशीनों का खेल या बाकी जगह के खेल हुए हैं। 60 सीटें ऐसी है जहां प्रामाणिकता से चुनाव नहीं हुए, जो बीजेपी के खाते में गई। तो बीजेपी के 240 में थे, 60 निकाल दो तो वो 180 आ जाती है।
60 सीटों का खेल करने के बाद भी बीजेपी 270 पे नहीं पहुंच पाई। वर्तमान में सरकार बैसाखियों पे है, ये बात अलग है कि दोनों बैसाखियां सरकार में विलीन होती हुई दिखाई देती है। लेकिन फिर कांग्रेस कहा चुकी 30 सीटें और होती तो 10 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने चुनाव लड़ती है। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात और आसाम। दुर्भाग्य से इन 10 राज्यों में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत बुरा रहा। इन 10 राज्यों में कांग्रेस के पास कुछ 28 सीटें आती हैं। हरियाणा की जो सीटें हैं या हरियाणा में ज्यादा सीटें मिली थी, खासकर राजस्थान की जो सीटें हैं, वो सीटें कतई कांग्रेस की नहीं है। वो जुगाड़ू सीट थी, वो कैसी थी, किस रणनीति के तहत थी, बीजेपी के अंदरूनी झगड़े का रिजल्ट था। लेकिन राजस्थान में और 2-4 सीटें कांग्रेस को आराम से बढ़ जाती। लेकिन फिर कांग्रेस के ही स्लीपर सेलों ने कांग्रेस को खत्म कर दिया। आश्चर्य की बात है कि 30 सीटों की गुहार खरगे जी लगा रहे हैं। खरगे जी के गृह नगर से ही, गृह राज्य से, जहां कांग्रेस की राज्य में सरकार होते हुए लोकसभा में बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस रहा। कांग्रेस को लगता है कि ओबीसी ने उनका साथ नहीं दिया। सवाल है कि जहां-जहां रीजनल पार्टियों ने कांग्रेस को साथ दिया, कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में है और उसका पूरा श्रेय शिवसेना और शरद पवार को जाना चाहिए। क्योंकि इसके पहले चुनाव 2019 के चुनाव में कांग्रेस के पास मात्र 1 सीट थी लोकसभा में। क्या यूपी में अखिलेश को क्रेडिट नहीं देना चाहिए? क्या बिहार में आरजेडी को क्रेडिट नहीं देना चाहिए? कुल मिलाकर 30 सीटों का खेल होता तो कांग्रेस सत्ता में आती, यकीनन आती। लेकिन क्या 2029 के चुनाव ऐसे ही होंगे? लोकसभा चुनाव के बाद शायद भाजपा ने भी बहुत बड़ा सबक ले लिया और उसके बाद जो चुनाव विधानसभा के हुए, चाहे महाराष्ट्र के हुए या हरियाणा के हुए, और जो चुनाव हाईजैक होने की बात होती है, चुनाव चोरी की बात होती है, वो बड़े पैमाने पे हुई क्योंकि शायद सत्ता पक्ष रिस्क लेना नहीं चाहता था। जो रिस्क उन्होंने लोकसभा में ली कि 300 तो अपने आ ही रहे हैं, 60-70 का जुगाड़ कर देंगे तो 370 पार हो जाएंगे। जुगाड़ वाली तो सीटें आ गई और वो 300 की जगह वो 180 पे आ गए। जिस हिसाब से चुनाव आयोग के खेल हो रहे हैं, खासकर जब मतदाता सूची में, जहां मतदाता हर चुनाव दर चुनाव बढ़ते हैं, क्योंकि भारत में लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, आदमी की उम्र बढ़ रही है, नए वोटर हर साल आते हैं। इसके चलते बिहार में यदि भारी तादाद में मतदाता छांटे जा रहे हैं, तो किसके छांटे जा रहे हैं? एसआरआई के अनुसार ही चुनाव हुए हैं, तो बिहार में विपक्ष को 50 सीटें भी मिलेगी कि नहीं, इसके बारे में शंका है। और यदि यही एसआईआर फॉर्मूला हर राज्य में और लोकसभा तक चलता रहा, तो फिर हम चाइना मॉडल पे चले जाएंगे, जहां एक ही पार्टी की सत्ता होगी और विपक्ष समाप्त होगा। खड़गे जी को ये भी देखना होगा कि जिन राज्यों में उनकी सरकार है, तेलंगाना में उनकी सरकार थी, तेलंगाना में क्लीन स्वीप जिस सरकार ने किया हो विधानसभा के, वो लोकसभा में रिवर्स कैसा होता है, आधी सीटें कैसे बीजेपी को जाती है। खड़गे जी ने ये देखना चाहिए कि जिस बीआरएस को तेलंगाना के लोगों ने रिजेक्ट किया, वहीं से रिजेक्टेड नेताओं को अपने पार्टी में लाके लोकसभा क्यों लड़वाया गया। किसका षड्यंत्र था कि वहां बीजेपी को सीटें दिलवाए। ओबीसी तो मदद करेगा,
लेकिन हर समाज ने मदद करने के बाद भी राहुल गांधी की अथक परिश्रम की वो जो भारत जोड़ो यात्रा की इतने हजार किलोमीटर वो चले, उस सारों पे पानी फेरने के लिए जो स्लीपर सेल बैठे हैं पार्टी में, उनका क्या? पिछले विधानसभा चुनाव बिहार में बी फॉर्म देने के बाद भी 8 सीटें बदली और जिसके चलते सत्ता में आते-आते आरजेडी कांग्रेस रह गई। उन 8 सीटों को नहीं बदलते तो आज वहां कांग्रेस और आरजेडी की सत्ता होती। खेल किसने किया? गुजरात में बीजेपी के मंच पे खड़े होने वाले लोग जिला अध्यक्ष कैसे बन जाते हैं? कौन करता है ये? राहुल गांधी बार-बार स्लीपर सेल की बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी स्लीपर सेल को अभी तक रेखांकित क्यों नहीं कर पाए? और स्लीपर सेल जो दिल्ली में बैठे हैं, जो संगठन में बड़े-बड़े ओहदे पे बैठे हैं, उनका क्या? हरियाणा में जिताऊ उम्मीदवार की जगह व्यक्तिगत स्वार्थ और दोस्ती निभाने के चक्कर में जो टिकट बटे हैं और डिपॉजिट जब्त हुआ है, उसका क्या? महाराष्ट्र में टिकट बिके विधानसभा, डिपॉजिट जब्त हो गए। तो ऐसा कौन-सा सर्वे है जिन्होंने इन लोगों को टिकट दिलवाए? कौन है ये? इनको रेखांकित करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? 30 सीट और होती तो हम ये कर लेते। लेकिन 30 सीट क्यों नहीं आई? बीजेपी, कांग्रेस जहां आमने-सामने है, वहीं क्यों सबसे ज्यादा मार खाया? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में क्या हुआ? ये तमाम बातों पे विचार विनिमय करना ज़रूरी है। और 30 सीटें आती तो सरकार आती इंडिया गठबंधन की। लेकिन क्या कांग्रेस मात्र 130 सीटों पे ही खुश होती? कांग्रेस को अपना एजेंडा यदि लागू करना हो, तो कम से कम कांग्रेस को 200 सीटों के आस-पास सीटें लानी होगी। गठबंधन जब आप इतने बड़े लेवल पे होते हो, तभी आपका एजेंडा आप चला सकते हो। 130 पे सरकार तो आपकी बनती, लेकिन इस खचड़ी सरकार में कांग्रेस कितनी बातें अपनी लागू करवा पाता, सवाल ये भी। जब मैंने एक्सेस से इन तमाम चीज़ों को देखा तो कई चीज़ें सामने आई। ये बात सही है कि 30 सीटों में बहुत सारा हेर-फेर होता, लेकिन फिर आगे ये भी है कि 30 सीटें आने के बाद भी आपकी सरकार कितनी स्टेबल रहती, भाजपाई सरकार को चलने भी देती। जब मैंने इनका वक्तव्य एक्स-रे से देखा, तो मुझे लगा कि लोगों को अपील करने के बजाय एक बार कांग्रेस पार्टी को अपना आत्म मंथन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लोग साथ देते जाएँगे, राहुल गांधी मेहनत करते जाएँगे, खरगे भी इस उम्र में राहुल के कंधे से कंधा मिला के लड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर आपके किए कराए पे पानी फेरने के लिए जो टीम पीछे बैठी है, उसका निराकरण कौन करेगा? सवाल वो है। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।